जब येजिन कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही है तो मैथ्यू उसके घर पहुंच जाता है। वो एक छोटे से लकड़ी के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर म्यूजिक बजाता है और फिर उसे गुड नाइट किस करता है। मैथ्यू येजिन के पास बेड पर सोने के बजाय सोफे पर ही सोने की जिद करता है। सुबह के वक्त येजिन बाहर रनिंग के लिए जाती है और वहां कोइंसिडेंटली उसकी मुलाकात एरिक से हो जाती है। इसी बीच मैथ्यू की नींद खुलती है और वो फ्रिज में रखा हुआ खाना टेस्ट करता है। उसे एहसास होता है कि खाने में नमक थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए वो ग्रोसरी का सामान खरीदने के लिए स्टोर की तरफ निकल जाता है। वहां उसकी मुलाकात येजिन के फादर सो क्योंग से होती है। वो दोनों एक दूसरे की ग्रोसरी शॉपिंग में हेल्प करते हैं। बातों बातों में मैथ्यू उनसे कहता है कि घर पर साइड डिशेस काफी ज्यादा सॉल्टी थीं, इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना उनके साथ रैप्स बना लिए जाएं। बाद में जब दोनों दोबारा येजिन के घर के दरवाजे के बाहर आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। सोग्योंग को इस बात पर थोड़ा बुरा लग जाता है कि मैथ्यू ने उनके बनाए हुए साइड डिशेस को नमकीन कहा। ठीक उसी समय येजिन और एरिक भी अपनी मॉर्निंग रनिंग खत्म करके वहां पहुंच जाते हैं। येजिन के घर पर वो चारों खाना खाने बैठते हैं, जहां सोग्योंग को इम्प्रेस करने के चक्कर में मैथ्यू और एरिक के बीच एक अलग ही कंपटीशन शुरू हो जाता है। एरिक सोग्योंग को फादर कहकर बुलाता है, जिसे सुनकर वो काफी खुश होते हैं। इधर मैथ्यू टेबल साफ करते हुए येजिन से पूछता है कि वो एरिक के साथ रनिंग क्यों कर रही थी। तब येजिन उसे बताती है कि वो दोनों बस अचानक मिल गए थे। जब सोग्योंग अनियन मांगते हैं तो एरिक मैथ्यू से पहले फुर्ती दिखाकर उन्हें अनियन पास कर देता है। इसी चक्कर में मैथ्यू हड़बड़ी में चेयर से लड़ जाता है, जिसे देख सोग्योंग उसे बैठने को कहते हैं और टोकते हैं कि वो कितना क्लमजी है। ब्रेकफास्ट टेबल पर मैथ्यू सोक्योंग को इम्प्रेस करने के लिए स्पाइसी फूड भी खा लेता है, हालांकि वो स्पाइसी फूड बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता। एरिक और मैथ्यू दोनों ही सोक्योंग के हाथ का बना ब्रेकफास्ट ज्यादा से ज्यादा खाते हैं ताकि किसी भी तरह उन्हें इम्प्रेस कर सकें। उन दोनों के जाने के बाद मैथ्यू येजिन से कहता है कि उसे अपनी फादर के बनाई हुई साइड डिशेस को जरूर खाना चाहिए। दूसरी तरफ हिट कंपनी में म्यूंगह्वा डायरेक्टर डोंग से मिलती है और उनसे पूछती है कि क्या येजिन सच में गुड मॉर्निंग क्रीम स्कैंडल के बारे में कुछ नहीं जानती थी। डायरेक्टर डोंग साफ करती हैं कि वो सच में बेकसूर थी और बताती हैं कि उसे तो बिल्कुल लास्ट मिनट पर इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। यही नहीं, डायरेक्टर डोंग ये भी रिवील करती हैं कि वो जानती हैं कि येजिन असल में म्यूंगह्वा की ही बेटी है, और ये भी कि येजिन बस अपनी माँ के साथ एक ब्रॉडकास्ट करना चाहती थी। घर पर येजिन मैथ्यू को अपने माँ के साथ वाली कुछ पुरानी तस्वीरें और वो पर्ची दिखाती है जिस पर उसकी माँ का फोन नंबर लिखा हुआ है। मैथ्यू ये देखकर कमेंट करता है कि ऐसा लगता है जैसे येजिन अपनी माँ को बहुत ज्यादा मिस करती है, लेकिन येजिन इस बात से साफ मुकर जाती है। मैथ्यू और मूवून आखिरकार चांगहो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपनी पार्टनरशिप को ऑफिशियल कर देते हैं। इसके बाद वो सब बाहर सेलिब्रेट करने जाते हैं, जहां चांगहो पुरानी यादें ताज़ा करते हुए बताता है कि कैसे वूसू मैथ्यू को एक जीनियस के तौर पर अपनी कंपनी में लाने के लिए बेहद एक्साइटेड था। यहाँ कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है, जहां एक जॉब फेयर का सीन दिखाया जाता है। उस फेयर में मैथ्यू की नज़र द यूएसयू के स्टॉल पर पड़ती है, जिसे वूसू खुद संभाल रहा था। जब वूसू वहां साबित करता है कि उनके फूड ग्रेड कॉस्मेटिक्स इतने सेफ हैं कि उन्हें खाया भी जा सकता है, तो मैथ्यू इम्प्रेस होकर उस जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। प्रेजेंट में वापस मैथ्यू रात को थोड़ा नशे की हालत में घर आता है। येजिन उससे पूछती है कि उसने अपना नाम मैथ्यू ही क्यों चुना। तब मैथ्यू उसे बताता है कि उसने ये नाम सोमी की वजह से रखा था। इसके बाद कुछ और फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, जहां गुड मॉर्निंग क्रीम वाले हादसे के बाद मैथ्यू डियोकपुंग में बाहर एक बेंच पर उदास बैठा हुआ है। तभी सोमी उसके पास आती है, उसे पीने के लिए पानी देती है और साथ में एक बुक भी देती है। सोमी मैथ्यू से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। बस उसके चेहरे के स्कार्स देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोमी मैथ्यू से कहती है कि वो उसे अपना एक राज बता रही है कि उसके स्कार्स की वजह से उसका कोई भी दोस्त नहीं है। सोमी की इन मासूम और दिल छू लेने वाली बातों से मैथ्यू को काफी कंफर्ट मिलता है। फिर सोमी उसे मैथ्यू नाम देती है, जो उसने मैथ्यू को दी हुई बुक से ही लिया था। दूसरी तरफ एरिक एकदम गुपचुप तरीके से जुंगहून से मिलता है और उसे पता चलता है कि गोजियून यॉक बायो ने लेथवाल के बजाय एचओ कॉस्मेटिक्स के साथ हाथ मिला लिया है। ये सुनकर जुंगहून को शक होता है कि मिशेल बदला लेने के लिए जरूर कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग कर रही है। कुछ समय बाद मैथ्यू येजिन से पूछता है कि क्या वो उसके साथ एक होटल वेकेशन पर जाना चाहती है, और येजिन इसके लिए हाँ कर देती है। सुंगमी येजिन को एडवाइस करती है कि उसे इस वेकेशन के लिए बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी, जैसे डेटिंग आउटफिट, स्विमवेयर, डिनर आउटफिट, जिम आउटफिट और लाउंज वेयर, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। इसके बाद येजिन इसी अच्छी खासी तैयारी में पूरी तरह जुट जाती है, यहाँ तक कि वो इस खास मौके के लिए एक सुंदर सा नेकलेस भी खरीदती है। मैथ्यू को अपना नेकलेस शो ऑफ करती है। पहले तो मैथ्यू थोड़ा अनजान बनता है, लेकिन फिर वो उसके नेकलेस की तारीफ करते हुए कहता है कि ये उस पर बहुत सूट कर रहा है।
लेकिन जब वो दोनों होटल पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर यीजिन हैरान रह जाती है। मैथ्यू ने अपने लिए खरीदे हुए होटल पैकेजेस का यूज सिर्फ उन दोनों के लिए नहीं बल्कि डियोकपुंग के सारे गांव वालों को वेकेशन पर लाने के लिए किया था। गांव वाले यीजिन को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं और उससे मिन्नतें करने लगते हैं कि वो उन सबको हिट कंपनी का एक टूर करवाए। हालांकि उस दिन कोई ब्रॉडकास्ट प्लान नहीं था, फिर भी यीजिन किसी तरह एक फिलर शो का अरेंजमेंट करती है और पूरी ग्रुप को अंदर स्टूडियो का एक शानदार लुक दिखाती है। हिट कंपनी पहुंचकर सारे विलेजर्स काफी एक्साइटेड और खुश फील करते हैं। सोमी वहां पर लगी न्यू होस्ट की जॉब वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट देखती है और जिनी को वो एड दिखाकर जिद करती है कि उसे इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। जिनी साफ मना कर देती है कि वो अप्लाई नहीं करेगी। तभी अचानक हुआंग की टक्कर जिनी से होती है। वो जिनी को पहचान जाता है कि वो डियोकपुंग से है। हुआंग को लगता है कि वो यहाँ होस्ट की जॉब के लिए अप्लाई करने आई है, इसीलिए वो उसे इनकरेज करते हुए कहता है कि उसे इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद वो अपना नाम हुआंग बताकर वहां से चला जाता है। लो जी, कहानी में एक और नई शिप की स्टार्टिंग। तभी अचानक एक मॉडल शो कैंसिल कर देता है तो उसकी जगह क्वांग मो आगे बढ़कर कमान संभाल लेता है। क्वांग मो की शानदार मॉडलिंग का जादू ऐसा चलता है कि उसका पहना हुआ कलर बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। सुंगमी स्क्रीन पर उसे काफी एडोर करती है और अपनी टीम से कहती है कि उसके क्लिप्स को हाइलाइट्स के तौर पर यूज किया जाए। ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद सुंगमी वो जैकेट क्वांगमो को गिफ्ट करती है। तब क्वांगमो दिखाता है कि उसने तो जैकेट पहले से ही ऑर्डर कर ली है। इस पर सुंगमी कहती है कि वो नहीं चाहती कि क्वांगमो हमेशा वो सब कुछ परचेज करे जो वो टीवी पर बेच रही है। सुंगमी की इस बात पर क्वांगमो जवाब देता है कि वो तो बस एक वजह चाहता है जिससे वो सुंगमी को टेक्स्ट कर सके। सुंगमी उससे कहती है कि उन्हें भी होटल वेकेशन पैकेज का यूज करना चाहिए। इधर डियोकपुंग में मूवोन एक बुजुर्ग कपल तक कॉफी पहुंचाने में एरा की हेल्प करता है। यही नहीं, जब उन बुजुर्ग दादाजी के साथ कोई एक्सीडेंट, वॉशरूम से जुड़ा हादसा हो जाता है तो मूवोन उनकी मदद करने के लिए खुद आगे आता है। भले ही इस चक्कर में उसके अपने कपड़े पूरी तरह खराब हो जाते हैं। मूवोन अपना लग्जरी सूट धो देता है और गांव के मामूली कपड़े पहन लेता है। जब उसकी टी शर्ट का बटन निकल जाता है तो वो कहता है कि दादाजी को नया लग्जरी सूट देगा। मूवोन के ओल्ड कपल के लिए इस एक्ट से एरा का दिल उसके लिए पिघलता है। इसके साथ ही मूवोन एरा को दिखाता है कि उसने वो घड़ी भी हटा दी है जो उसे पसंद नहीं थी। मूवोन को लगा था कि एरा को वॉचेस के बारे में काफी जानकारी होगी, जिस पर एरा कहती है कि उसे कुछ नहीं मालूम, बस उसकी घड़ी हूबहू उस इंसान जैसी लग रही थी जिसे वो पसंद नहीं करती। मूवोन ये सुनकर स्टंट रह जाता है। दिन के आखिर में येजिन अभी भी इस बात को लेकर थोड़ी चिढ़ी हुई होती है कि उसे मैथ्यू के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैथ्यू उसे हौसला देते हुए कहता है कि उनकी असल डेट तो अब शुरू हो रही है। इसके बाद वो दोनों डिनर के लिए बाहर जाते हैं और फिर लाइब्रेरी पहुंचते हैं, जहां वो सुकून से साथ बैठकर बुक्स पढ़ते हैं। बाद में येजिन मैथ्यू से पूछती है कि क्या वो कभी दोबारा कॉस्मेटिक्स बनाना शुरू करेगा। वो कहती है कि द यूएसयू वाली जो फोटो उसे मिली थी उसमें मैथ्यू सबसे ज्यादा खुश दिख रहा था। लेतवाल में जूहून मिचेल का ध्यान भटकाने के लिए एक नाटक रचता है। इमरजेंसी का बहाना बनाकर मिचेल को उसके ऑफिस से बाहर पार्किंग लॉट में ले जाता है ताकि एरिक को उसके ऑफिस में छानबीन और जासूसी करने का मौका मिल सके। इधर मैथ्यू ये कंफर्म करता है कि सारे गांव वाले सुरक्षित डियोकपुंग पहुंच जाएं। जब वो सब पहुंचते हैं तो सोमी जिन्ही के साथ अपने घर जाने से मना कर देती है और उसकी जगह मैथ्यू के साथ चली जाती है। वो इस बात से नाराज है कि जिन्ही ने उसे सियोल में कुछ भी ढंग का खाना नहीं खाने दिया। जब सोमी सो जाती है तो मैथ्यू उसे वापस उसके घर छोड़ आता है। वहां जिन्ही उसे बताती है कि वो सियोल शिफ्ट होने का प्लान कर रही है क्योंकि सोमी के डॉक्टर ने उसे वहां किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाने का सजेशन दिया है। मैथ्यू उसे सच बताना चाहता है कि वो ही वही इंसान है जिसने गुड मॉर्निंग क्रीम बनाई थी। वो ऑफर भी करता है कि वो खुद ये कस्बा छोड़कर चला जाएगा ताकि उन लोगों को यहाँ से ना जाना पड़े, लेकिन जिन्ही कहती है कि उसके लिए ये सब ना जानना ही बेहतर है। उसी शाम सोमी अचानक अपने घर से गायब हो जाती है और उसका फोन भी बंद आता है। पूरे कस्बे के लोग मिलकर उसे ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन आखिरकार मैथ्यू उसे अपने ही घर के पास ढूंढ निकालता है। वो रो रही होती है और मैथ्यू को बताती है कि वो पहले से ही सारा सच जानती थी कि मैथ्यू ने ही गुड मॉर्निंग क्रीम डेवलप की थी, लेकिन वो नहीं चाहती कि मैथ्यू यहाँ से कहीं भी जाए। वो मैथ्यू से प्रॉमिस लेती है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा और मैथ्यू भी उससे ये वादा कर लेता है। दूसरी तरफ एरिक की जासूसी रंग लाती है और उसे कुछ बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। अब उसे पता चल चुका है कि मिचेल एशियन मार्केट में अपना बिजनेस बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। इधर मैथ्यू ने भी दोबारा कॉस्मेटिक्स डेवलपमेंट के फील्ड में उतरने का फैसला कर लिया है और इसकी वजह सोमी से किया गया वो प्रॉमिस है कि वो उसके लिए एक परफेक्ट क्रीम बनाएगा।
एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। चांग हो और लेतवाल के बीच एक सीक्रेट मीटिंग दिखाई जाती है, जिससे पता चलता है कि चांग हो असल में गोजियोन्योक बायो को धोखा देने और उन्हें लेतवाल के हाथों सौंपने का प्लान बना रहा है।